संथाल सीपीयू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं नागेश और इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, जिसे हम सीपीयू या प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। सीपीयू किसी भी कंप्यूटर या स्मार्टफोन जैसे डिवाइस के लिए मस्तिष्क के समान होता है, जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंट्रोल करता है। ये हमारे कंप्यूटर और स्मार्टफोन जैसे डिवाइस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं। दोस्तों, सीपीयू का मुख्य कार्य डेटा को स्टोरेज करना और किसी भी डेटा या निर्देशों को प्रोसेस करना होता है। आसान शब्दों में कहें तो हमारे द्वारा दिए गए कमांड को कम से कम समय में प्रोसेस करके आउटपुट देना होता है। सीपीयू के कार्य को मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट, तीसरा मेमोरी यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के कार्य किए जाते हैं। मेमोरी यूनिट में किसी भी डाटा को स्टोरेज या एक्सप्लोर किए जाते हैं। और कंट्रोल यूनिट में कंट्रोलिंग के कार्य किए जाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो इसमें यह तय किया जाता है कि कौन सा हिस्सा कब और कैसे काम किया जाएगा। दोस्तों, सीपीयू का स्ट्रक्चर बहुत ही अनोखा होता है। इसमें सिलिकॉन की परतें लगाई जाती है ताकि यह ठंडा रहे। इसके अंदर हजारों लाखों छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं, जो अलग अलग कार्यों के लिए विद्युत प्रवाह को संचालित करते हैं। इन ट्रांजिस्टर के बीच की दूरियों को नैनोमीटर में मापा जाता है। ट्रांजिस्टर की बीच की दूरी जितनी कम रहेगी, सीपीयू उतनी तेज़ी से कार्य करेगी। आज के लेटेस्ट सीपीयू 6 nm पर कार्य करता है। इस प्रकार के सीपीयू बनाने की तकनीक को नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। सीपीयू के टुकड़े को कोर कहते हैं। कार्य के अनुसार ट्रांजिस्टर के समूह को अलग अलग कोर में विभाजित किया जाता है। शुरुआत में सिंगल कोर के सीपीयू होते थे, फिर डुअल कोर के सीपीयू बनाए गए। यहाँ डुअल कोर का मतलब कार्य के अनुसार सीपीयू को 2 भागों में विभाजित करना होता है, और क्वाड कोर सीपीयू को कार्य के अनुसार 4 भागों में विभाजित करना होता है। वर्तमान में ऑक्टा कोर के सीपीयू बनाए जा रहे हैं। मल्टी कोर के सीपीयू बनाने का मकसद एक ही समय में कई कार्य को करना होता है, यानी मल्टीटास्किंग करना होता है। भविष्य में और भी एडवांस सीपीयू आने वाले हैं। दोस्तों, सीपीयू का इतिहास बहुत पुराना है। शुरुआत में ENIAC और UNIVAC जैसे वैक्यूम ट्यूब वाले भारी भरकम मशीनों के प्रयोग किए जाते थे। इसमें बिजली की कंजप्शन बहुत होते थे और काफ़ी ज़्यादा गर्म भी होते थे। सन 1940 के अंत में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ। ट्रांजिस्टर के आविष्कार होने के बाद सीपीयू के तकनीक क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई। ट्रांजिस्टर सीपीयू के लिए वरदान के समान साबित हुआ। ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब वाले भारी भरकम मशीन को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया। इससे सीपीयू कम बिजली खपत करने लगे। सीपीयू छोटे होने के साथ साथ कार्य क्षमता में बेहतर, सकुशल और भरोसेमंद होने लगे। सन 1960 के मध्य में नैनो टेक्नोलॉजी के तेज़ी से विस्तार होने लगे और इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का आविष्कार किया गया। इसके बाद से एक से अधिक ट्रांजिस्टर्स और अन्य घटक को एक छोटी जगह में एकीकृत करके परस्पर जोड़ने में सुविधा होने लगे। दोस्तों, अब हम जानेंगे सीपीयू पर किन महान वैज्ञानिकों के योगदान हैं। सीपीयू का आविष्कार कई वैज्ञानिकों के योगदान से हुआ है, लेकिन इसके मुख्य आविष्कारक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, जिसने सन 1837 में एनालिटिकल इंजन नाम का एक मशीन का निर्माण किया था, जिसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लगाए गए थे, जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन और स्टोरेज के लिए बेहतर मॉडल तैयार किया था। और साथ ही ट्रांजिस्टर का आविष्कार दिसंबर 1947 में जॉन बॉर्डिन, वॉल्टर बार्टेन और विलियम शॉकले ने अमेरिका की बेल लैबोरेटरीज में किया था। यह आविष्कार इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक था, जिसने आगे चलकर कई नए और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के विकास को संभव बनाया। दोस्तों, हम आशा करते हैं इस वीडियो में सीपीयू के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। अगर अभी भी कोई सवाल या कोई सुझाव आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।